विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय बब्या कश्यप में। विद्यार्थियों, ये सुपर टेट सामान्य अध्ययन सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज की वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट के टॉप 30 क्वेश्चन की, जो ईवीएस, जीएस और ऑल चैप्टर के होंगे। सारे के सारे 30 प्रश्न आपके सिलेबस के मुताबिक बनाए गए हैं। आप अंत तक वीडियो देखें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था। विद्यार्थियों, इसका नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, नोट करते चलिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक को उठाकर ब्रिटिश शासन के द्वारा निर्मित नमक कानून का इन्होंने उल्लंघन किया था। ये स्वदेशी आंदोलन है और तभी से स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने आगाज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर दो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23 को, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 को, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 को, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 को। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी इसका सही है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। आपको हम इसके बारे में बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, देख लेते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसी की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, जो सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में बह रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक से है। नर्मदा और तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। देखिए, इसे हम थोड़ा सा जूम करके आपको बता दें कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है और जाके ये गिर रही है अरब सागर में। ठीक है, 2 नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और तापी नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि इनका बहाव बहुत तेज होता है। बहाव कम होता तो ये डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष, ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। आपको हमने पहले भी बताया है, जो लोकसभा का हमने वीडियो डाल रखा है उसमें इसका डिटेल दिया हुआ है। अगर आपने ना देखा हो तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे उसका लिंक, तो आप देख लीजिएगा। इसे देख लीजिए। जो 18 वर्ष किया गया था वो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आप चित्र में भी देख सकते हैं।
इसे थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। 61वें संविधान संशोधन पीले रंग से लिखा है उससे, और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 326 है, ये भी इसमें दे रखा है, नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जंगली गधा पाए जाते हैं। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है असम में, ऑप्शन डी है कच्छ में। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कच्छ में, ऑप्शन डी कच्छ में। तो ये जो है जंगली गधे जो हैं कच्छ के रण अभ्यारण्य गुजरात में पाए जाते हैं। केवल जो जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य है वो कच्छ का रण है जो गुजरात में है। ऑप्शन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चना नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। गन्ना नकदी फसल है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, मसाले हैं, कॉफी है, कोको है, चाय है, रबर है, ये सभी नकदी फसलें होती हैं। नकदी फसलें केवल पैसे कमाने के लिए उगाई जाती हैं कि इसका जो बेचकर पैसे कमाए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? देख लीजिए। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो कुद्रेमुख लौह अयस्क खान ऑप्शन सी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की एक सोने की खान और है हट्टी खान, वो भी कर्नाटक में है। इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इस चित्र को, जो भारत का मैप बना हुआ है, देख लेते हैं इसमें लौह अयस्क कौन कौन से क्षेत्र हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे महाराष्ट्र में चंद्रपुर लिखा है, रत्नागिरी लिखा है, उसके नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो कर्नाटक आएगा जिसमें शिमोगा लिखा है, चिकमंगलूर लिखा है। इसके बाद तमिलनाडु में सबसे लास्ट में तमिलनाडु में सलेम लिखा है। इस साइड आ जाइए, इस साइड छत्तीसगढ़ में दुर्ग है, बस्तर है, उड़ीसा में सुंदरगढ़ है, मयूरभंज बहुत इंपॉर्टेंट है जो उड़ीसा में है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी की ओर पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में सिंह भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा प्राप्त की जाती है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है विकिरण, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विकिरण। सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा विकिरण की प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? ये बार बार आपको हर हम वीडियो में बता रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन आता है, या तो क्वेश्चन आएगा अक्षांश से या क्वेश्चन आएगा देशांतर से। तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम डालते जा रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी है विषुवत वृत्त, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी है कर्क रेखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश की रेखा होती है जो सबसे बड़ा वृत्त होता है। देखिए जो पीले रंग में आप देख पा रहे हो, पीले रंग में जो लाल रंग की रेखा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। जो लाल रंग की रेखा है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री लिखा हुआ है इसमें। उसके ऊपर जो नीले रंग की रेखा है उसे कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। उसके नीचे वाली 0 डिग्री के नीचे वाली जो रेखा है उसे मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा है। अब देख लीजिए जो पीला वाला भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है या किन वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये जो पीले रंग से दर्शाया गया है, यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ये ऑप्शन में भी लिखा हुआ था कि भूमध्य रेखीय वर्षा वन, ठीक है, या ये भूमध्य रेखीय वर्षा वन इन्हीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है मेडागास्कर, ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड का। जो कहां पर है तो वो देख लीजिए, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में है। देखिए नीचे इसमें लिखा हुआ है, पीले रंग का ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के नीचे लिखा हुआ है आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक महासागर यहीं पे है और जो ग्रीनलैंड जो है उसकी स्थिति आपके उत्तर पूर्व में, कनाडा के उत्तर पूर्व में देखने को मिल रही होगी। मैं देख रहा हूं कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, अगर किसी एग्जाम में उनका रिजल्ट नेगेटिव आ गया है तो वह आगे डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई बंद कर देते हैं या डिमोटिवेट रहते हैं। उन विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि हारने में बुराई नहीं, हार मान लेने में बुराई है। डिमोटिवेट ना हो, पढ़ाई जारी रखें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप हमारे चैनल, जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे की क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है डेसिबल में, ऑप्शन बी है केल्विन पैमाने में, ऑप्शन सी है रिक्टर पैमाने में, ऑप्शन डी है पास्कल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। ये गणितीय पैमाना है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए थाइमिन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है फाइलोक्विनोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन विटामिन डी जो है वो उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, जिसकी कमी से नपुंसकता आती है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जो मैंने बोला है उसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है वोल्गा, ऑप्शन बी है डेन्यूब, ऑप्शन सी है राइन, ऑप्शन डी है रोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वोल्गा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। या तो सर्वग्राही पूछेगा या सर्वदाता पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, टेट में भी कई बार आया है और सुपर टेट में आने की उम्मीद है। देख लेते हैं ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए है बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी है ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी है AB ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी है ए ब्लड ग्रुप। तो इसका सर्वदाता पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओ रक्त समूह या ओ ब्लड ग्रुप। समझ लीजिए, एंटीजन की अनुपस्थिति होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं और जो AB सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो जो टीम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। विद्यार्थियों नोट करते चलिए, हम आपको बता दे रहे हैं किन खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फिर से सुन लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा लिख लीजिए, रग्बी फुटबॉल, जिसमें सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल, वाटर पोलो, हैंडबॉल, इसमें वाटर पोलो दिया है ना, तो नेटबॉल, वाटर पोलो, हैंडबॉल, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं और लॉन टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1976,
ऑप्शन डी है 1969। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1969। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म हम आपको बता दें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके संस्थापक, जिस समय स्थापना हुई उस समय के संस्थापक जो थे, इसरो के जो संस्थापक थे वो विक्रम साराभाई जी थे। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के शिवान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रेनिन एंजाइम, ऑप्शन बी है टाइलिन एंजाइम, ऑप्शन सी है पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन डी है लाइपेज एंजाइम। तो उसका देख लीजिए ऑप्शन बी सही है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहते हैं, की खोज किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी। 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने मानव के मुंह से जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनन ने चेचक के टीके की खोज की थी। विद्यार्थियों, हम आपको प्रश्न के 4 आंसर की डिटेल भी दे रहे हैं, आप उसे नोट भी करते जाएं। ये आपके एग्जाम के समय आपका बहुत फायदा करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? तो देख लीजिए। ऑप्शन ए है बंकिम चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। विद्यार्थियों, आपको हम बता दें कि एसएससी के एक एग्जाम में पूछ लिया गया था चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है, उल्टा पूछ लिया था, तो विद्यार्थी इसमें 3:2 लगाए थे। तो इसका सही आंसर क्या था? चौड़ाई और लंबाई का अगर पूछे तो 2:3 होगा, और लंबाई चौड़ाई का पूछे तो 3:2 होगा। अगला इसमें समझ लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। बीच में सफेद रंग होता है जो ईमानदारी और शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, और नीचे हरा रंग होता है जो विश्वास और शिष्टता का प्रतीक होता है। अब राष्ट्रीय ध्वज में चित्र में आप देख पा रहे होंगे जो सफेद रंग का जो पट्टी है उसमें एक चक्र बना हुआ है। ऐसे समझ लीजिए, सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग में 24 तीलियों वाला एक पहिया है जो धर्म चक्र, जिसे कानून का पहिया कहते हैं, उससे प्रदर्शित किया जाता है। तो पूछेगा इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी है बिहार सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान 1980-81 में स्थापित किया गया था। यह सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किसने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है दीनबंधु, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है
8 मार्च, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसका भी रीजन समझ लीजिए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। यही कारण है कि उस दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी ऑप्शन है, इनके बारे में समझ लीजिए। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है कैसीन, ऑप्शन सी है कैरोटीन, ऑप्शन डी है एल्बुमिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैसीन। दूध का धवल रंग कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। लैक्टोज जो है, लैक्टोज शर्करा है जो दूध में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक ये क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन बनता है पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसमें जल पूछा है तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रंध्र, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है जड़ के रेशे। तो इसका सही आंसर जो होगा, जल का परिवहन पूछ रहा है तो जाइलम। देख लीजिए, जा से जल होगा और जा से जाइलम हो जाएगा, तो इसका सही लगा लीजिए। अब क्वेश्चन पूछेगा पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए स्पेन में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी है इटली में। तो पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में, यूरोप के इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर को चूहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर को चूहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है करणी माता मंदिर जो बीकानेर में है, ऑप्शन बी है सूर्य नारायण मंदिर जो राजस्थान के झालावाड़ में है, ऑप्शन सी है एक लिंगी जी मंदिर जो उदयपुर में है, ऑप्शन डी है त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो रणथंभौर में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए करणी माता मंदिर जो बीकानेर में है, उसे चूहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो भी दर्शन करने जाते हैं वो चूहों को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, वहां पे शुभ माना गया है, इसलिए चूहा मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग पूछ रहा है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी है शैव धर्म से। तो इसका सही आंसर है अष्टांगिक मार्ग का ऑप्शन बी है, सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जो दुखों से मुक्ति पाने तथा तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? राउफ कह रहा है किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात का, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। तो इसका आंसर सी सही है, राउफ जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन नंबर 29, गारो खासी जयंतियां जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां भी हैं जहां पे ये जनजाति पाई जाती है, ये किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतियां जनजाति निवास करती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी है एशिया। तो अफ्रीका महाद्वीप पठारी महाद्वीप, तो ऑप्शन बी सही हो गया इसका। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहते हैं।
और भी समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप और द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका जो है उसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। विद्यार्थियों, सुपर टेट सामान्य अध्ययन सीरीज का ये दूसरा वीडियो था। आगे भी हम आपकी ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।